मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर इसमें आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ऑर्डर को दोबारा रीट्रेट करेगा और इस मामले में अब यह कहा जाएगा कि क्योंकि आपने एक एक्ट पास कर लिया तो वो नोटिसेस जो इससे पहले दिए गए थे वो नोटिसेस अब वैलिड नहीं रहेंगे। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में मैंने बार बार कहा है कि लॉ बनाना एक सीरियस बिजनेस है, इसका मजाक ना बनाया जाए, इसे जल्दी में ना बनाया जाए, खूब रिफ्लेक्ट किया जाए, सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाएं बिल्स, तब कानून बनाया जाए। सीएए बहुत जल्दी में बनाया गया, 2 साल से ज्यादा हो गए, रूल्स नहीं बने। इसका मतलब कानून को बनाने में जितनी जल्दी बताई गई थी, जरूरत बताई गई थी, उतनी शायद नहीं थी। आनन फानन में कानून बना, आनन फानन में प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, नोटिफाई हो गया। 2-2.5 साल बहुत होते हैं रूल्स न बनने के लिए। वैसे तो हमारा इतिहास बड़ा ग्लोरियस है। संविधान का अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट 1978 में, 44 साल हो गए और आज तक इस अमेंडमेंट के कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। न कानून बनाने में जल्दी होनी चाहिए, न कानूनी लड़ाई लड़ने में जल्दी होनी चाहिए। हिजाब के मुद्दे पर जो पिटिशनर्स कर्नाटका हाई कोर्ट गए हैं, उन्हें अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी जल्दी और उजलत में यह केस और मुद्दा उठा दिया। आइए उत्तर प्रदेश में सीएए का कानून बना। डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत संविधान में मौलिक अधिकार है टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। ऑफ कोर्स शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, आनन फानन में एक लॉ बना और उस लॉ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के जजमेंट को फॉलो किया और सुप्रीम कोर्ट के 2011 और 2018 के जजमेंट को इग्नोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी का जब नुकसान हो तो कंपनसेशन डिटरमिन करने के लिए एक ट्रिब्यूनल हो, एक जुडिशियल माइंड हो। यहां एडीएम साहब को हेड बना दिया गया। एडीएम तो डायरेक्टली सरकार का हिस्सा है, उसके अंडर में काम करता है। ट्रांसफर का प्रावधान नहीं, अपील का प्रावधान नहीं, ड्यू प्रोसेस को ताक पर रख दिया गया। परवेज आरिफ टीटू सुप्रीम कोर्ट गए, 274 लोगों को नोटिसेस इश्यूज हुए, बहुत सौ की प्रॉपर्टीज ले ली गई। हद तो यह है कि नाम डिस्प्ले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अपना प्रश्न चिन्ह लगाया था। मैंने बार बार कहा है, कुछ लोग समझते नहीं जो मैं कहता हूं कि अधिकारों की लड़ाई भारत में, भारत के कानून के तहत, भारत के न्यायालयों में, भारत की जनता के साथ, बहुसंख्यक समाज के साथ लड़ी जाए। उसमें धर्म को इन्वॉल्व ना किया जाए। धर्म के नाम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई देश भारत के बारे में ना बोले। यकीनन धर्म की स्वतंत्रता भी ह्यूमन राइट्स और मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, लेकिन आर्टिकल 25 को पढ़िए। धर्म की आजादी और मौलिक अधिकारों के सबऑर्डिनेट कर दी गई है, सबसर्विएंट कर दी गई है।
समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार का अगर धर्म के अधिकार से टकराव होगा तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार प्रिवेल करेगा। चीजों को समझना चाहिए। जज्बाती होने से काम नहीं बनता, किसी की इंटीग्रिटी पर प्रश्न उठाने से काम नहीं बनता। एक जुमला पकड़ लेकर पूरी जिंदगी में जो किसी ने किया हो उसको निगेट कर देना, यह मैं समझता हूं बहुत ही गलत बात है। परवेज आरिफ ने एक कानूनी लड़ाई लड़ी। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूपी की सरकार से कहा कि आप खुद ही कंप्लेनेंट बन गए, खुद ही गवाह बन गए, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए, खुद ही प्रॉपर्टी जो है अटैच कर ली। किस कानून के तहत इसकी इजाजत है? बार बार मैंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़िए, संविधान की लड़ाई लड़िए और संविधान को अपने आप को समर्पित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमारे आदेशों का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो तो बिल्कुल क्लियर थे। कोई सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज क्लेम्स कमिश्नर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर मानती है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर एम्फेसिस डालती है। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को यह बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। चुनावों का माहौल है, यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद जी ने बताया कि हमने तो 14-15 फरवरी को जो 2 सरकारी ऑर्डर थे जिनके तहत शो कॉज नोटिसेस 274 केसेस में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए दिसंबर 2019 में इशू किए गए थे, उनको हमने विड्रॉ कर लिया है। यह भी बात समझ लीजिए कि बहुत लोग जो टीवी चैनल्स पर यह न्यूज दिखा रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स जो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये केसेस समाप्त हो गए हैं, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं ये गलत पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ये केसेस अभी भी चलेंगे, ये नोटिस फिर से आएंगे, लेकिन अब एडीएम हेड नहीं करेगा उस बॉडी को, कोई रिटायर्ड या सर्विंग हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज उसे देखेगा। रिकवरी नोटिसेस पर यकीनन सरकार की हार हुई, और सबसे बड़ी हार इस पूरे केस में जो हुई वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनसे ले लिया है रिफंड कर दो, जब नोटिसेस विड्रॉ हो गए तो जो लोगों के पैसे और प्रॉपर्टीज आपने अटैच कर लिए उनको रिलीज कर दीजिए। यूपी गवर्नमेंट की लर्नेड वकील ने बहुत एम्फेसिस डालकर, जोर देकर आर्ग्यू किया कि ये जो वापसी का ऑर्डर है इससे तो बड़ा गलत सिग्नल जाएगा। जो लॉ का एक डर और खौफ है वो समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि लॉ की जो डेटरेंस है वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत हो, कानून की 4 दीवारी के अंदर हो। आर्ग्यू किया यूपी सरकार ने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, अभी 2 ही चरणों के चुनाव हुए हैं, 5 चरणों के होने बाकी हैं। ऐसे में अगर हमें यह वापस देना पड़ा जो हमने रिकवर किया है इन लोगों से, यह तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई सरकार का फैसला नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कौन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इन्फोर्समेंट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मान सकता है? कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रास्ते में नहीं। जब रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स हो रहा है, यह लॉ है, कोई पॉलिसी नहीं। कहा स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, नोटिस विड्रॉ हो गया, कोई प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, उसका नोटिस ही विड्रॉ हो गया तो वो प्रॉपर्टी अब अटैच नहीं रह सकती। पूछा कितने का मामला है रिकवरी का? स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नंबर नहीं बताया। कहा वर्थ करोड़ों का मामला है। लोगों के करोड़ों रुपयों की चीजें ले ली गई, वो नोटिस विड्रॉ हो गया। अब क्या जवाज है उसको रखने के लिए? जैसे सूर्यकांत ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार होगा कि जो आपने नया कानून बनाया है, उस नए कानून के तहत आप प्रोसेस फिर से शुरू करें। एक जुडिशियल माइंड उसको एग्जामिन करेगा। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज में रिकवरी भी विद इन रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होगी। इसलिए जब आप ट्रिब्यूनल बनाएं, वो ट्रिब्यूनल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं एडजुडिकेशन के, नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, उसे फॉलो करना पड़ेगा। फेयर प्रोसेस होनी होगी, प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा लॉ। ये सारे जो उसूल हैं हमारे लीगल सिस्टम के, इन उसूलों को मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क ऑर्डर है। सरकारें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के नाम पर अक्सर जल्दी में लॉ बनाती हैं, और वो लॉ जो देश के लीगल सिस्टम के कोर प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, उनके विरुद्ध चला जाता है। इसलिए लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने बार बार कहा, कानून बनाने में जल्दी ना करें। और आज हमने देखिए ये भी कहा कि कानून के खिलाफ लड़ने में भी जल्दी ना करें। सोच लें, समझ लें, एडवाइस उनकी लें जो कानून जानते हों। धार्मिक उन्माद से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात कही है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बार बार कहता रहा हूं कि बड़े डायनामिक और यंग लीडर हैं, बहुत बड़ा उनका और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। देश उनके नेतृत्व की तरफ देख रहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं, यकीनन संविधान से चलेगा। मगर योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं भी तो अपनी स्टेट में जो लॉ बनाने पड़ेंगे वो संविधान से कंसिस्टेंट होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और संविधान की तरफ आएं, संविधान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।